और अब संयोग अधिवेशन के हीरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, हीरो, और वैसे तो अब देश के हीरो हो चुके हैं वो। संयोग अधिवेशन के इस सत्र में जो शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश में कोरोना काल शुरू होने से पहले दुनिया उन्हें एक एक्टर के तौर पर जानती थी, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जब लोग जगह जगह फंसे, मजदूर फंसे और भी लोग फंसे, मुसीबत में थे, तब ये शख्स उनके लिए मसीहा बनकर सामने आया और लोगों को उनके घर लौटने में मदद की। जी हाँ, सोनू सूद। सोनू सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, स्वागत है आपका सहयोग अधिवेशन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सरप्राइज है हमारे साथ कुछ लोग वो हैं जिनको आपने घर पहुंचाया, उनसे भी बात करेंगे और आपकी भी बात करवाएंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। और पर ये बताइए, अच्छा हम एक तो ये हमको आपको बताते हैं कि संयोग अधिवेशन हमने इसका नाम क्यों रखा है। संयोग ऐसा बन रहा है कि योग दिवस है कल। जी, योग दिवस है, 21 जून है, साल का सबसे बड़ा दिन है, और सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और फादर्स डे भी है। मतलब सब कुछ एक साथ संयोग सा हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली बार एक सूर्य ग्रहण पड़ा था दिसंबर में, तब से ये कोरोना काल शुरू हुआ। अब ये जो पड़ रहा है, अब ये शायद खत्म करके जाएगा। मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हर चीज में उम्मीद ढूंढ रही है। और इस काल में लोगों ने उम्मीद ढूंढी सोनू सूद में। तो सोनू सूद ने ऐसा क्यों किया? हम सब ने सर जब ये विजुअल्स देखे, ये जो तस्वीरें देखी हम लोगों ने कि हजारों लाखों की गिनती में लोग सड़कों पर चले जा रहे हैं, तो सबको विचलित किया, मुझे भी किया। पर मुझे ये मालूम था कि अगर मैं घर पे बैठा रहा और ये अफसोस मनाता रहा कि बहुत दुख हो रहा है मुझे, ये लोग चल रहे हैं बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं शायद पूरी जिंदगी अपने आप को जवाब नहीं दे पाऊंगा, या फिर मुझे वो तकलीफ होती रहेगी कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की। तो मुझे याद है कि हम लोग, मैं और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है नीति गोयल, हम लोग खाना की ड्राइव बहुत मुंबई में कर रहे थे। 40 से 45 हजार लोगों को हर रोज खाना दे रहे थे। और जब हमने वहां पर उनको खाना देना शुरू किया तो एक परिवार हमें मिला जो बोल रहा था कि हमें आप 10 दिन का जो खाना है हमें पैक कर दीजिए, हम चलते चलते खाते हुए जाएंगे। सो मेरा सवाल ये था कि आपको 10 दिन क्यों लगेंगे? क्या मैं आपके लिए, आप मुझे अगर एक दिन देंगे तो मैं आपके लिए अगर कुछ अनुमति चाहिए रहती है सरकारों से तो मैं वो ले दूंगा, परमिशंस लेके मैं आपको बसों से भेज सकता हूँ। पर उनका सर विश्वास जो था बिल्कुल खत्म हो चुका था। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। तो मेरे जहन में एक चीज आई कि ये वो परिवार है जिससे मैं मिला हूँ, पर ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी वो होप खत्म हो चुकी है। वो जो बोलते हैं कि एक उनको पता है कि मैं सड़कों पर चल के ही घर पहुंच सकता हूँ। तो मैंने उन्हें रोका, मैंने उनके लिए वो सारी परमिशंस ली। वो कर्नाटका के लोग थे और पहली दफा उनका जो पूरा ग्रुप था 350 लोगों का, वो बसेस से कर्नाटका गया और वो पहली परमिशन थी जो मैंने ली। और मुझे लगा कि ये कहानी सिर्फ 350 लोगों की नहीं है, उन लाखों लोगों की है जो पूरे देश भर में फंसे हुए हैं। और फिर मुझे लगा कि मैं अभी जितनी मेरी कोशिश, जितनी मेरी पहुंच होगी, मैं उन सबको घरों में पहुंचाऊंगा। और आज जब हम बात कर रहे हैं, करीबन 50,000 से ऊपर लोग हैं जो घरों में जा चुके हैं। जब हम बात कर रहे हैं, आज भी करीबन 3,500 लोग अभी बैठ रहे हैं ट्रेनों में, बसेस में, बिहार, दरभंगा और वेस्ट बंगाल के लिए। तो मुझे लगता है कि वो जर्नी का एक बहुत टर्निंग पॉइंट था और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी वो जो सफर है वो चल ही रहा है। तो यहाँ मतलब वो एक पॉइंट था जहां से वो कहानी शुरू हुई। देखिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। पन्ना मध्य प्रदेश से सुरेंद्र राजन जी हमारे साथ हैं, खुद एक्टर हैं। कई लोग उनको देख चुके हैं, देखते ही चेहरा देखते ही पहचान लेंगे। सुरेंद्र राजन जी हमारे साथ हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जादू की झप्पी वाला सीन कौन भूल सकता है। उनको सोनू सूद ने मदद की। दीपक वर्मा हैं दिल्ली से, वो हमारे साथ हैं, उनको सोनू सूद ने मदद की। सावित्री सिंह हैं, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो खुद भी एक्टर हैं, उनको आपने मदद की। तो पहले तो सुरेंद्र राजन जी, सोनू हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सोनू को? जादू की झप्पी दीजिए सोनू की। अभी मुलाकात फिर से होगी तब जादू की झप्पी देंगे जरूर, निश्चित रूप से। और मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए सोनू सूद के लिए, तो क्योंकि मैंने ये देखा और मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी मशीनरी है गवर्नमेंट की, इतनी बड़ी मशीनरी,
और इतना पैसा इकट्ठा किया गया लोगों से, लोगों ने दान दिया करोड़ों रुपए, और वो कहीं दिखाई नहीं दिया लोगों की मदद करने के लिए जो पैदल चल रहे थे। और उससे हर कोई विचलित हो रहा था देख देख करके वो दृश्य, मैं भी परेशान हो रहा था। तो एक ही व्यक्ति, सिर्फ केवल एक व्यक्ति निकल करके आया, वो सोनू सूद थे, और उन्होंने दिखाया कि एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, कम होगा। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था? आप ये कहानी क्या थी? आदमी और पूरी मशीनरी जहाँ पे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं तो वैसे थोड़ा सा स्वाभिमानी हूँ, तो बहुत जब तक कोई बहुत संकट नहीं हो जाता तब तक मैं SOS की जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन मेरे किसी मित्र ने बातचीत कर रहे थे फोन पे और हालचाल पूछा, तो मैंने बताया भाई मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। और किसी तरह से सोनू सूद को पता चला, उनको कहाँ से उन्होंने नंबर लिया मेरा, और वो इनका कॉल आ गया, और आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि अरे, और उन्होंने कहा कि किस तरह से बताइए, मैं फ्लाइट से आपको पहुंचा दूं या ट्रेन से पहुंचा देता हूं। तो मैंने कहा फ्लाइट तो इस समय खजुराहो जा नहीं रही होंगी, सब बंद हैं, उधर नहीं जा सकते हैं। और सोनू जी ने पता किया तो पन्ना वो भी नहीं आ रही थी, ट्रेन भी जबलपुर जा रही थी, तो वो उतनी परेशानी होती मुझे पहुंचने में, जिस फार्म हाउस में मैं रहना चाहता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं इसके लिए जो आपका खर्चा आता है बाई रोड जाने का, वो तो मेरे पास आधा करीब मैं अपना तैयारी कर चुका था, और आधा मैंने उनसे ले लिया ताकि मेरा पूरा यहाँ तक पहुँचने का किराया हो जाए। तो ये मेरे पास निश्चित रूप से कोई शब्द नहीं है। आपको कैसे पता चला सोनू आपको कैसे पता चला सुरेंद्र राजन जी फंसे हुए हैं? सर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने, सबको ऐसे पता था कि मैं जो भी आदमी पूरे देश में कर रहा था, तो मुझे मैसेज कर रहा था। तो किसी एक मेरे पहचान वाले ने बोला कि सुरेंद्र जी हैं और वो जाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि सर उनको बोलो कि कैसे जाना है, मैं तुरंत लाइन अप करता हूँ। और मैंने खुद फ़ोन किया सर को, मैंने बोला कि सर आप मुझे बताएं कि मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, आपको घर तक पहुँचाने के लिए। तो मेरे लिए सर बड़ी एक मुझे मेरे परिवार का हिस्सा ही लगते हैं सुरेंद्र जी। बड़े अच्छे इंसान है मेरे साथ, हमने एक फिल्म भी की है साथ में। तो मुझे पता नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं पूछूं या मैं कहीं और से ही भिजवा दूं उनके लिए गाड़ी, फ्लाइट, जो भी करना चाहते हैं। बट मैं ये मानता हूं कि सर इस पूरे दौर में जितने लोगों से मैं जुड़ा हूँ, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे मैं उनको जानता हूँ, चाहे नहीं जानता हूँ, या उनकी भाषा जानता हूँ, या वो देश के किसी भी कोने में रहे हैं, मैं उनके लिए अपने आप ही फोन करके कि आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भगवान का बनाया हुआ, मुझे एक भगवान ने बना के भेजा कि यार तू एक मदद कर मैं रहा हूँ, पर तेरे जरिए करूंगा। तो मुझे फर्क ही नहीं लगता था कि, मुझे लग रहा था कि मेरा परिवार है जिस तक मुझे पहुंचना। और मुझे खुशी है कि आज मैं सुरेंद्र जी के बाद काम करने के बावजूद उतना करीब नहीं हो पाया जितना मैं अब हो पाया हूँ। हमारी मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मेरे परिवार का हिस्सा है। नहीं तो ये बताइए कि ये फीलिंग कैसे आती है? मतलब जो सुरेंद्र राजन जी भी कह रहे हैं ना कि भाई इतनी बड़ी मशीनरी है, वो कुछ नहीं कर पा रही, मतलब वो कर पा रही, वो पूरी नहीं पढ़ पा रही, या इतने सारे लोग हैं। आप कह रहे हैं सब लोग तो देख के विचलित हो रहे थे, सब लोग देख रहे थे वो दृश्य, हम भी देख रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी। आप ऐसे क्या विचलित हुए कि आप लोगों को फोन करने लगे कि मैं पहुंचा दूंगा? ये अंदर से कैसे आता है? सर मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग की है। और मुझे याद है कि जब मैं नागपुर जाता था पढ़ाई करने के लिए, तब पंजाब से, तो कई बार ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं होता था, अखबार बिछा के सोच के चलते थे, या बसेस में चढ़ते थे, कई बार ऊपर बैठ के चलते थे। मुझे पता है कि जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आप, आपके परिवार वाले आपका इंतजार करते हैं, आपकी माएँ आपका इंतजार कर रही हैं, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप किसी तरीके से पहुंचना चाहते हैं। और अगर आप नहीं पहुंच पाते और आप बेबस आपको महसूस होता है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे खराब फीलिंग होती है। मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैंने जब देखा कि ये लाखों की गिनती में लोग हैं, जो करोड़ों लोग जो हैं, इतने, आप सोचिए लाखों लोग तो वो हैं जो चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके हर परिवार के 4 या 5 लोगों का हिस्सा लेंगे, तो करोड़ों की गिनती में जो लोग हैं वो विचलित हैं कि हमारे परिवार वालों से कब मिलेंगे। तो मुझे लगा कि ये समय वो है कि जब बाहर निकलना ही पड़ेगा कैसे भी। आप विश्वास करें कि मैक्सिमम स्टेट्स के उस समय बॉर्डर सील थे। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड,
मैं हर एक स्टेट्स के मेरे फ़ोन में जितने डीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, डीएसपीज़ हैं, डीसीपीज़ हैं, जितनी मशीनरी लगती है एक इंसान को दूसरे स्टेट में पहुँचाने के लिए, मैंने सभी स्टेट्स के, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नहीं, लोगों के आपको देखिए, आप एक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आपको ये ख्याल नहीं आया जो बाकी लोगों को आया कि अरे ये धंधा कैसे चलेगा, अब फिल्में कैसे होंगी, अब तो ये सब बंद हो गया, अब थिएटर में कौन जाएगा, मैं काम के बारे में क्या करूं? आपको वो सब ख्याल नहीं आया? आपको ये ख्याल आया कि लोगों को घर कैसे पहुंचाऊं? आप विश्वास करें जी, मेरे पास 3 स्क्रिप्ट आई इस लॉकडाउन के दौरान और मेरे जो दोनों तीनों डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि चलो सोनू तेरे पास टाइम अच्छा है, तू आप पढ़ लो इनको। मैं अभी तक पढ़ ही नहीं पाया हूँ, मैं वो मेल्स भी नहीं खोल पाया हूँ। मैंने उनको वॉइस नोट भेजे कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में पढ़ के करूंगा। और विश्वास कीजिए सर, मेरी इच्छा भी नहीं होती अभी पढ़ने की। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं शायद 1-2 घंटे कहीं ज्यादा सो गया या मैं कहीं बिजी हो गया तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो रह जाएंगे, या उनके मैं मैसेजेस मिस कर दूंगा, या फिर उन्होंने मेरे तक पहुंचने की कोशिश की, मैं मिस कर लूंगा। स्क्रिप्ट तो सर सारी जिंदगी 18 साल से स्क्रिप्ट पढ़ ही रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, 100 के करीब फिल्में भी कर ली और भी कर लेंगे। पर मुझे लगता है ये जो नहीं, समय अब था, ऐसे क्या अभी क्या ऐसा लग रहा है कि आपको इतना अच्छा लगने लगा है लोगों की मदद करना? कुछ पॉलिटिक्स में जाएंगे? सर अगर मैं पॉलिटिक्स में होता ना तो शायद मैं कर भी नहीं पाता। हमारे बहुत सारे नहीं, लोग मतलब नहीं, मैं पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स को हम सब लोग नेगेटिव ही लेना शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं अगर सर, बिल्कुल नहीं। ये इतना मेरे इतना बड़े दोस्त हैं इतना सर। अगर इतना अच्छा लग रहा है आपको, मदद करने से इतना सुकून मिल रहा है कि आप अपना जो काम है वो भी अभी बैक बर्नर पे रखा हुआ है, तो क्यों नहीं? सर देखिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। पर मुझे लगता है कि शायद मैं अगर राजनीति में होता तो मैं शायद इतना नहीं कर पाता। मुझे कुछ प्रोटोकॉल्स पार्टी के फॉलो करने पड़ते, किसी से पूछना पड़ता, भैया तुम अकेले क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे था कि मैं एक्टर हूँ, मुझे करना है और मैं निकल पड़ा और कर दिया। अगर मैं शायद कहीं होता राजनीति में, शायद मैं इतने लोगों को नहीं पहुंचा पाता। आज 50,000 से ऊपर लोग घरों में जा पाते हैं, तो शायद मैं अगर 1-2 हज़ार ही जब भेजे होते तभी तकलीफ शुरू हो जाती। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उनकी इस सफर का हिस्सा बन पाया। और ये बिना तस्वीरें जब हम देख रहे हैं ना कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आप पहुंचे हुए हैं और लोगों को पहुंचा रहे हैं, लोगों को सी ऑफ कर रहे हैं, तो अपनी ट्रेन के सफर याद आते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज के मोगा से नागपुर का सफर? सर बिल्कुल याद आता है। मुझे याद है कि कई दफा हम लोग जो डाक डिब्बा रहता है ट्रेन के अंदर, जब पूरी रिजर्वेशन नहीं होती थी, आरएसी वालों को ही तो बैठने मोगा दिया से जाता था। आप कौन सी ट्रेन पकड़ते थे नागपुर सर के? मैं पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ता था, गोल्डन टेम्पल पकड़ता था। और हाँ। मैं कल स्टेशन पे था, बारिश हो रही थी, मैं बोरीवली स्टेशन पे उसी शाम को जो थी गोल्डन टेम्पल मेल से ही लोगों को दिल्ली के लिए और उत्तराखंड के लिए रवाना किया था। हाँ, तो जी वो मोगा से नागपुर कितना टाइम लगता था? सर, मैं लुधियाना आता था, मोगा से पहले नागपुर, लुधियाना, लुधियाना से पहले जी लुधियाना, लुधियाना हाँ आता था। ठीक वहां से 10 साढ़े 10 बजे की पश्चिम एक्सप्रेस होती थी और है। अगले हाँ दिन सुबह पहुंचती थी मुंबई में। और और नागपुर जब जाते थे, नागपुर करीबन 16 घंटे लगते थे, 15-16 घंटे। जी हाँ, तो वो नागपुर सुबह सुबह पहुंच जाती गोल्डन टेम्पल। जी। और तमिलनाडु एक्सप्रेस जाती थी, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जाती थी सर, उससे आता मैं हाँ, बॉम्बे आता था पश्चिम से। पर मुझे याद अच्छा, है कि तमिलनाडु और आंध्रा एपी एक्सप्रेस से हम लोग नागपुर नहीं, आते थे। कॉलेज आपका नागपुर में था ना? जी, नागपुर में YCC कॉलेज पढ़ा हूं मैं। जी कौन सी इंजीनियरिंग करी आपने? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये 90s में किया आपने? जी, मैंने 96 में पास आउट किया सर। अच्छा। फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल शुरू की दिल्ली के अंदर। मुझे लगा कि मॉडलिंग शॉडलिंग कर लेते हैं कुछ। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत करने के बाद लगा कि शायद मुंबई में ही पहुंचना जरूरी है। एंड देन इन 97 आई केम टू 97 98 आई केम टू बॉम्बे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस इसलिए आपको ले गया पीछे क्योंकि वो स्टूडेंट डेज जो है वो लोगों को बहुत कुछ करने को इंस्पायर करते हैं, तो ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन का सफ़र, जैसे आपने जिक्र भी किया, उससे आप काफ़ी इंस्पायर्ड लगे लोगों को घर पहुंचाने में। दीपक वर्मा जी हमारे साथ हैं, इनको भी आपने पहुंचाया, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी। दीपक जी कैसे? मैं सावित्री आपके पास भी आऊँगा, आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, थोड़ी बातचीत चल रही है यहाँ पर, सॉरी। अब लोग कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी दीपक जी के पास जा रहा हूँ। दीपक जी कैसे, क्या आप कैसे मदद की सोनू ने आपकी? क्या हुआ, कहाँ फंस गए थे आप? सर अगर सोनू भैया सुन रहे हैं तो सबसे पहले उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मदद तो सर ऐसी हो पाई हमारी कि हम लोग 4 दिन तक बिल्कुल सड़कों पे घूम रहे थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड थे। एक्चुअली हम बॉम्बे किसी काम से गए थे, लेकिन लॉकडाउन में फंस गए। अच्छा। और होटल में थे फिर, लेकिन होटल भी बंद हो गया। काफ़ी लोगों से मदद मांगी मैंने।
ट्राई कर रहा था बुक करने की, जो कनेक्ट कर नेशनल कैपिटल टू मुंबई कनेक्ट कर रही थी, लेकिन वो हमेशा रिग्रेट बताती, कोई ऑप्शन नहीं था, फ्लाइट्स नहीं थी, बसें नहीं थी। काफ़ी एकदम निराश हो गए। आप बॉम्बे में किसी को नहीं जानते थे? नया मैंने अकाउंट बनाया, मुझे पता लगा। मुंबई में किसी को नहीं जानते थे? नहीं, एक दो लोगों को जानता था सर, लेकिन नहीं, एक दो लोगों को जानता था, पर वो काफ़ी दूर, डोंबिवली, ये वो। दूसरी बात सर, अब इस टाइम में लोग अपने यहाँ किसी को रखने से भी अवॉइड कर रहे थे। जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, कि किसी नए आदमी को बुला के अपने यहाँ रख लें, वैसा भी नहीं था। तो फिर मैंने ट्वीट पे देखा कि सोनू भैया बोल रहे हैं कि तुम कल इलाहाबाद जाओगे किसी को। तो मैंने एक आशा भरे नज़रों से अपने फ्रेंड को देखा, मैंने एक ट्वीट कर दिया कि हम लोग भी यहीं आसपास के रहने वाले हैं, अगर आप हमें भेज दें। 2 मिनट भी नहीं बीता था, भैया का ट्वीट आ गया सर का कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कि मैं तुम लोगों को घर भेजूंगा और अपना नंबर शेयर करो। मैंने नंबर शेयर किया, उसी रात उनके सीए साहब पंकज जी हैं, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने मेरा हाल चाल लिया, पूछा कहाँ हो, कैसे हो, अगर खाने की दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं, वो सब तो मैं मैनेज कर लूँगा, बस आप मुझे किसी तरह यहाँ से घर भिजवा दीजिए। फिर नेक्स्ट डे हमारी बस आ गई, हम लोग गए वहाँ पे, सोनू सर से भी मिले। फिर हम अपने घर पहुँच पाए। रास्ते में सारे खाने का इंतजाम, जितने लोग थे, मेरे पास वीडियो है, लोग थैंक यू बोल रहे हैं, मेरा नंबर सर्कुलेट हो गया। लोग आज तक फ़ोन करके, जो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, मैं भैया को भी वीडियो भेजूंगा, इतने लोग अभी तक बोल करके कि थैंक यू। उसमें हमारे साथ भी थे काफ़ी, जो हमारी एक बस लास्ट में गई, उसमें प्रेग्नेंट लेडीज थी, जिनका किसी का 8 मंथ, किसी का 9 मंथ था। भैया ने उन लोगों को स्पेशली बैठवाया, बोला कि इन लोगों को जाना जरूरी है। आज उसमें से 1-2 बच्चे आ गए हैं, जन्म ले चुके हैं। उनकी माएँ मुझे फ़ोटो भेजती हैं कि मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग अपने घर पहुँच पाए, बस्ती गोंडा। और ये मानवीय कदम, मैं क्या कहूँ। मैं भैया से यही कहना चाहूँगा कि अभी देखिए, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं भी जाता था, मैं मन्नत पे भी खड़ा होता था, कभी अमिताभ बच्चन जी के घर पे जाता था, लेकिन अभी भैया का एड्रेस तो नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ही नहीं, जो आप अभी तक एड्रेस नहीं जानते। देखिए, वो उन्होंने आपको अपने एड्रेस पे पहुंचा दिया, आप उनका एड्रेस नहीं जानते। उनका एड्रेस तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अब उनके एड्रेस पे इतनी भीड़ जमा होगी हर संडे को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भैया को कि आके वो भी एक बार सबको हाथ हिला के, अपने फैंस को, जो डाई हार्ट फैन है, अब मतलब जिनके लिए रियल में उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, जिनकी लाइफ बचाई है, जिनको इस समय में लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था सर, लोगों को पैसा, खाना, तकलीफ, जो ये सब चले जा रहे थे पैदल, मैंने खुद बॉम्बे से पैदल चलते लोगों को देखा है। तो उन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा अभी जो चाहत, भीड़ लगेगी, लेकिन भीड़ लगाइएगा, भीड़ लगाएं लोग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से लगाएं। भीड़ लगेगी, मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा सर। नहीं, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग। सोनू जी, ऐसा है कि ये कहानियां जो उन्होंने बताई ना, कि शाहरुख खान के घर के बाहर और सलमान खान के और अमिताभ बच्चन के तो शुरू से ही, उससे पहले राजेश खन्ना, यही सब देख के लोग फिल्मों में आते भी हैं। शायद आप भी आए होंगे, और एक फिल्म में तो आपको अभिषेक बच्चन के साथ इसलिए रखा गया था क्योंकि आपकी शक्ल अमिताभ बच्चन से मिलती थी, वो लुक था। तो अब पहुंच गए उस मकाम पर आप भी? नहीं सर, अभी सफर बहुत लंबा है, बट पहुंचना वही है सर। मैं चल पड़ा हूँ, रास्ता पता नहीं किधर लेकर जाएगा। लेकिन मुझे इतने साल काम करने के बाद, अभी मैंने भाई की आवाज़ जब सुनी, तो मैं इन लोगों को कभी जानता नहीं था सर। मैं कुछ लोगों से मिल पाया, कुछ लोगों से नहीं मिल पाया, कुछ लोगों से फ़ोन पे ही बात हुई। पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मैं शायद इसीलिए मुंबई आया था। अगर मैं मुंबई में नहीं आता, मैं पंजाब में ही रहता अपनी इंजीनियरिंग करके, तो शायद मैं इनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता। मैं वो लोग जो असम में हैं, जो अगरतला में, जो एर्नाकुलम में, उड़ीसा में, जहाँ लोग गए, उन शहरों के बारे में मैंने यहाँ कभी सुना था, या कभी 1-2 बार गया भी होऊंगा। लेकिन अब उन सभी शहरों में मेरे परिवार वाले रहते हैं, मुझे ये सब मेरे परिवार का हिस्सा लगता है। मैं उनसे बात करता हूँ, मेरा नंबर इतना सर्कुलेट हो गया सर कि लोग बोलते थे, यार तू नंबर चेंज कर, तेरी ईमेल में रोज 2500-3000 ईमेल आते हैं रोज, कैसे तू देखता होगा। मैंने सर एक अलग टीम लगी, मुझे लगा कि कहीं एक बंदा मिस ना हो जाए मेरे से। कहीं ऐसा, मैं रात को 3 बजे, 3:30, 4 बजे उठ के कई बार मैं अपना ट्विटर देखता था, किसी ने मैसेज तो नहीं किया, कोई मिस तो नहीं हो गया। मैं वापस कई बार डालता था, अगर मैं किसी से मिस किया वापस करो। एक पता नहीं क्या सर, मुझे लगता है कि जो इनके परिवार वाले, जो इनकी माएँ, जो इनके फैमिलीज, बहनें, जो बच्चे इनके, जो इनके घरों में इंतजार कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो सारी जो ऊर्जा थी, वो ताकत थी, मुझे वहां से मिल रही थी कि यार
घर वालों को भेज दो, मेरे बेटे को भेज दो कैसे भी करके। तो मुझे लगता है कि वो ऊर्जा थी, नहीं तो मैं ऐसा भी था कि बीच में 3-4 दिन मैं सोया ही नहीं। मैं सुबह 6:30-7 बजे उठता था, निकलता था परमिशंस लेने, भेजने, उनकी गाड़ियाँ, ट्रेन्स भी जा रही हैं, बसेस भी जा रही हैं, उनकी रिजर्वेशन करनी, फ्लाइट भी उसी दिन होती थी। तो मुझे पता नहीं था मैं कैसे चल रहा था फंक्शन, और मेरे परिवार वाले बोल रहे थे कि तू बीमार हो जाएगा, तू ऐसे कैसे कर रहा है। पर मुझे सर, मैं कभी भी थकावट नहीं, मैं शायद शूटिंग करते हुए थक गया होऊंगा, लेकिन मुझे इनको हेल्प करते हुए मुझे नहीं लगा कि मैं कभी थका हूँ, और आज भी मैं लगा हूँ सर कोशिश में। सुरेंद्र जी, ये फिल्म में जादू की झप्पी ज्यादा ताकतवर थी या सोनू का संदेश? मैं चाहता हूँ सोनू जी मेरी बात ध्यान से सुने। हाँ, ये जो काम इन्होंने किया है, ये एलियन वाला काम, एलियन वाला। वरना जो आप अभी बात कर रहे थे पॉलिटिशियंस की या पॉलिटिक्स में उनके शामिल होने की, पॉलिटिशियंस तो कितने सारे हैं, लेकिन वो कहाँ पर थे? अगर ये पॉलिटिशियन होते तो शायद उनका कहना सही था कि शायद ये नहीं कर पाते। दूसरी बात जो मुझे लगी सोनू सूद की बहुत अच्छी लगी, मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए बहुत बड़े ये जो 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 भी स्थान है, चाहे अमिताभ बच्चन ने जहाँ पर हैं या और लोग हैं, लेकिन वो सब वो सोनू सूद का इस समय जो स्थान बना है, वो स्थान उस सबसे ऊपर है। वो सब जितने भी बहुत से बड़े कलाकार हो जाते हैं, आप बहुत बड़े नामी अभिनेता हो जाते हैं, उससे भी बड़ा काम ये कर चुके हैं। सिर्फ यही जीवन में इन्होंने किया होता तो वो इनका जीवन पूरा सफल था, और वो इसके सामने वो बहुत छोटा है कि कितने बड़े आप कलाकार होते हैं, क्योंकि कलाकार या पॉलिटिशियन शायद ये काम नहीं कर पाते। कितने हैं, मैं खुद सोच रहा था कि अगर मैं शिथिल हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, अगर मैं यंग होता तो मैं सोनू सूद के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस समय कर रहा होता, लोगों की मदद कर रहा होता। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। इसके सामने एक पॉलिटिशियन होना या बहुत बड़ा अभिनेता होना वो उतनी बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, और ये एलियंस वाला काम है जो उन्होंने किया है। तो कितने लोगों ने देखा, मैं खुद परेशान हो रहा था, कितने लोग परेशान हो रहे थे देख करके, जिनका काम था वो भी नहीं कर पाए। सोनू सूद अगर कर पाए तो वो जो उनके भीतर की जो ताकत 20 गुनी बढ़ गई जितनी होगी, और ये मानसिक जो फीलिंग होती है दूसरों का दर्द को आप खुद महसूस करना, वो ये कर पाई, इस वजह से कर पाए इतना बड़ा ये जी सोनू सोनू कोई ऐसा कोई इन इतने दिनों में इतने लोगों से आप मिले, इतने लोगों को आपने भेजा, इतने लोगों ने आपको धन्यवाद दिया और शुक्रिया अपने अपने अंदाज में दिया, कोई ऐसा यादगार चेहरा जो भुलाए नहीं भूलता? सर बहुत सारे। मुझे याद है, मैं एक सुबह उठा एक दिन, मेरी 5:30 बजे 6 बजे नींद खुल गई। मैं अलग से रूम में जाकर बैठा था कि फैमिली डिस्टर्ब ना हो। मैं कॉफ़ी पी रहा था सर, ट्विटर पे एक मुझे तस्वीर दिखी जिसमें एक इंसान की टांग कटी हुई थी, हॉस्पिटल में था, और उसके बेटे का मैसेज आया था। उसका नाम था भोनू लाल, आई रिमेंबर भोनू लाल। चेन्नई में था वो लड़का। वो कह रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मेरे फादर की एक्सीडेंट में टांग कट गई है और मुझे कैसे भी करके पहुंचा दो। और चेन्नई आज भी लॉकडाउन में है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट ट्रेन वगैरह नहीं चलती हैं ज़्यादा। तो मुझे याद है कि मैंने बोला कि मुझे आप 1-1.5 घंटा दो, मैं 1-1.5 घंटे में आपका लाइनअप करके देता हूँ। और फिर मैंने थोड़ी सी भाग दौड़ की और मैंने कैसे भी करके उनको रात को उनके फादर के पास पहुँचा दिया। और उन्होंने मुझसे मतलब मैसेज भेजा और बोला, एक फोटोग्राफ मैंने देखी जो अपने फादर जो उनकी टांग कटी हुई है उनके अस्पताल में उनके साथ बैठे हुए थे और गले मिलके। तो मुझे वो तस्वीर कभी नहीं भूलती सर। मैं एक एस बेटा अगर अपने जो फादर से दूर है और उसके फादर के साथ ये चीज़ हो जाए और वो दूर रहे तो कैसे हो। मैं कल आपको बता रहा हूँ कि आज मैं 4 दिन पहले एक परिवार था जो बिहार जा रहा था, 22-25 लोग थे। उनका मैंने बस का बुक करवा दिया। जाने लगे तो उनमें से एक आदमी बहुत सीरियस हो गया, उसको बोले कि हम जा नहीं सकते। तो मैंने उनको अस्पताल में यहाँ पे दाखिल करवाया और वो 4 दिन से अस्पताल में थे। अच्छा नहीं लगा मेरे को। कल वो इंसान गुजर गए, उनकी डेथ हो गई और मुझे रात को फ़ोन आया 11:30-12 बजे कि ऐसा हो गया। फिर मैंने वो जाके उनका जो भी अंतिम क्रियाक्रम था वो सब हुआ और आज उनको वापस बस करा के मैं बिहार में भेजा और वो आज अस्थियाँ लेके अपने फादर की गए। तो मुझे लगा कि यार ये वो परिवार हैं जिनसे मैं मिल पाया, जिनको मैं अस्पताल में दे पाया, या जो अपनी अस्थियाँ लेके फादर की ले पाए, कोई एम्बुलेंस लेके अपने फैमिली को लेके गया साथ में। इतनी कहानियां सर कि मुझे लगता है कि
अगर मैं नहीं आया होता या मैंने वो विजुअल्स नहीं देखे होते, मैं या कहीं शूटिंग में फॉरेन में फंस गया होता है, कहीं फंस गया होता, तो ये कहानियां जो थी शायद और दर्दनाक होती हैं और दुखों में लोग बैठे रहते। मैं हर रोज शुक्रिया अदा करता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने कहीं बैठे होंगे, वो भी ऊपर मुझसे करवा रहे हैं या दुआएं दे रहे हैं मुझे, मैं करवा पाया। पर इतनी सारी कहानियां सर, इतने लोगों को परेशान होते हुए देखा है, मुझे दुख होता है इस बात का कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर होती कि मैं किसी को पैदल चलने ही ना देता। बट पर एक बात जरूर है कि शायद कहीं ना कहीं वो उम्मीद की किरण जरूर जागी लोगों के बीच में। लोग ढाबों पे बैठे थे, पेट्रोल पंप पे बैठे थे, जब मैंने उनको बोला कि आप रुक जाओ, मैं आपको कहीं वहां से निकालता हूँ, और फिर लोग खुद भी मेहनत करके अपने खुद से भी बहुत सारे लोग पहुंचे। पर वो एक उम्मीद की किरण से जब उनका हाथ पकड़ा गया, तो मुझे लगता उसने बहुत ताकत दी लोगों को अपने घर पहुंचने की और एक दूसरे की मदद करने की। तो मुझे उस बात की खुशी है कि मैं उस उम्मीद की किरण का हिस्सा बन पाया। सावित्री हमारे साथ हैं, बहुत देर से पूरी बात सुन रही हैं। अब हम सावित्री की बात सुनते हैं। सावित्री, आप कैसे मिली सोनू से, क्या हुआ था, कहाँ फंस गई थी? आप तो खुद एक्टर हैं। सबसे पहले तो अगर सोनू सर मुझे सुन रहे हैं तो नमस्ते। उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा मदद की है हमारी। एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई गई उसके 4 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। और आप कहाँ से गई थी हो मुंबई? सकता है 15-20 दिन मिला है। लखनऊ से मुंबई गई थी? जी सर, मैं लखनऊ से गई थी। किस सिलसिले में? मैंने सोचा कि मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ, मतलब मुझे स्टैंड करना बहुत पसंद है फिल्मों में। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं अभी कुछ भी, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है। जा करके मुझे 4 दिन हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। ना मैं घूम पाई, ना मतलब कुछ भी, ना कहीं किसी से मिलना, ना घूमना, कुछ भी नहीं। उसके बाद ये हुआ कि थोड़े दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि मतलब धीरे धीरे करके फिर 3 तारीख का डेट मिला, तो मैंने सोचा मैं 3 को चली जाऊंगी, पर 3 को भी नहीं जा पा रही थी। और बहुत प्रेशर हो रहा था, क्योंकि घर से दबाव पड़ रहा था कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, वहाँ बैठ के क्या करोगी। और गोरखपुर, हमारे मम्मी पापा गोरखपुर में रहते हैं, वो लोग भी मुझे प्रेशर कर रहे थे। और हमारे मंगेतर हैं, वो लखनऊ में रहते हैं, वो भी मुझे बहुत मतलब कह रहे थे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, मैं कर देता हूँ टिकट। उन्होंने मुझसे बोला था कि निशा मैं तुरंत वापस आ जाओ, पर मैं नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिन बीत गया। फिर मैं बहुत मतलब प्रेशर में आ गई थी। मैंने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि मुझे रास्ता नहीं पता था, और मैं तो सर को जानती भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 फिल्मों में देखा था। वैसे तो मेरे फेवरेट हीरो सलमान खान है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सर के अलावा और कोई फेवरेट नहीं है, और शायद और कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो जगह इन्होंने बनाई है वो कोई बना नहीं सकता। नहीं, फिर क्या हुआ? ये आप इनसे कैसे मिली? एक्चुअली अनवर हुसैन करके हमारे मतलब फ्रेंड हैं। मैं जब भी मुंबई जाती हूँ तो उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है, मतलब मुझे कहाँ जाना है, क्या काम मिलेगा, क्या नहीं, सब कुछ वही करते हैं। उनका कांटेक्ट हुआ होगा सर के साथ। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है निशा, तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने सर से बात की, सर को बताया कि सर मेरी एक दोस्त है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसे घर जाना है। तो सर ने, मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। सर ने कहा था हमारे दोस्त से कि कोई नहीं, मैं जाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। अगर निशा का जाने का मतलब, वैसे सब लोग मुझे निशा करके बुलाते हैं, उन्होंने बोला कि अगर मेरा जाने का हो गया तो ठीक है, वरना सोनू सर ने कहा था कि निशा के रहने का व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप परेशान मत हो। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी पड़ी है, मैं गलती से भी उस रिकॉर्डिंग को मिस नहीं करती हूँ। कम से कम पूरे दिन में एक बार ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि कोई भी स्टार इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता। जब भी मैं सुनती हूँ बहुत खुश होती हूँ। सर का नंबर मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया। उन्होंने बोला था कि जब सर सुबह सुबह ऑनलाइन होंगे तो आप उन्हें मैसेज करिए, वो आपको रिप्लाई देंगे। नहीं तो अभी आप सीधा बात कर सकती हैं। अभी आप सोनू सर से सीधा बात कर सकती हैं, सीधा बात करिए। जी सर, कर सकती हूँ, लेकिन सर ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, तो बार बार परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है ना, उनके पास नहीं, भी बहुत सारा काम है। ये तो टाइम है, अभी तो ये बिजी नहीं है, अभी आपको सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हुए, आप बात कर सकती हैं, हम भी सुनेंगे। जी सर, एक्चुअली मैं पूरी रात मतलब अच्छे से सो नहीं पाई, सिर्फ इस खुशी में कि मैं घर जाऊं ना जाऊं, कम से कम एक बार सर से बात तो हो पाएगी।
मैं बार बार रात को उठ करके बार बार फ़ोन देखती थी कि सर ऑनलाइन कब होंगे। फिर जब सर ऑनलाइन हुए सुबह के 8-8 बज रहे थे लमसम, जैसे सर ऑनलाइन हुए मैंने तुरंत सर को मैसेज किया और सर ने तुरंत रिप्लाई दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं 2 मिनट तक सिर्फ खुश हो रही थी, मेरे चेहरे पे स्माइल थी। मैंने सर को कोई रिप्लाई नहीं दिया, 2 मिनट तक मैं खुश रही। उसके बाद मैंने रिप्लाई दिया तो सर ने मुझे बोला कि ठीक है बेटा आप रुको मैं देखता हूँ। मैंने बोला सर मुझे लखनऊ जाना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा लखनऊ का तो ट्रेन मतलब कैंसिल हो गया, रात को था, रात को ही कैंसिल हो गया। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, आप चाहे कुछ भी करिए लेकिन मैं रुक नहीं सकती। तो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर सर ने मेरी मतलब बहुत मदद की। उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप परेशान मत हो। वो हमसे बोले, उन्होंने बोला कि बेटा आज सिर्फ बस्ती और एक जगह और कहीं की बस जा रही थी, उन्होंने मुझे बताया। मैंने बोला सर बस्ती मुझे चलेगा। तो सर ने बोला कि आप घर तक कैसे जाओगे। मैंने बोला सर बस्ती कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर गोरखपुर, मैं बस्ती पहुंच जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। सर ने बोला श्योर। मैंने बोला जी सर। बोले ठीक है बेटा आप मुझे 10 से 5 मिनट दीजिए, मैं तुरंत लाइन अप करके देता हूँ। फिर मैंने 5 मिनट में सर ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ क्लियर करके। और दीपक सर का एक और सर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नाम था, सॉरी। उन्होंने उनका नंबर दिया सर ने। फिर मैं जब आपके यहाँ आएंगे, हम लोग बस्ती गोरखपुर में आएंगे, तो अब आप चाय वाय पिलाना, बस हमें हमारा समझो कि जितनी हमने आपकी मदद की वो सब बराबर हो जाएगी। सर उसके लिए तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा क्योंकि मैं परमानेंटली लखनऊ में रहती हूँ। नहीं लखनऊ आ जाएंगे, जब मैं आपको लखनऊ भेज सकता हूँ तो खुद को भी तो भेज सकता हूँ वहाँ पर। बिल्कुल सर आइए, आप ही का घर है। फिलहाल हम लोग किराए पे रहते हैं लेकिन आप ही का घर है। मैं पक्का आता हूँ, पक्का आऊंगा मैं, डेफिनेटली। थैंक यू सर। एक्चुअली सर पता नहीं फिर मिलना हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अगर मिलना हो पाएगा तो शायद जितना खुशी मुझे आपसे मिलके होगा, मेरी पूरी लाइफ में मेरा एक ही सपना रहा है कि मैं सलमान खान जी से मिल करके, ये शो तो सब लोग देख रहे होंगे, हालांकि मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए। मेरा सपना था कि मैं एक्टर बनूं ना बनूं, मैं सीरियल में काम करना चाहती हूँ, मैं करूँ ना करूँ, लेकिन मैं सलमान खान जी से मिल करके उनकी कलाई पे धागा बांधना बहुत पसंद करूँगी, ये मेरा सपना था। लेकिन शायद अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान की इंतज़ार था वो तो आप ही हैं। आपने जितनी मदद की है शायद इतना तो सरकार ने भी किसी का नहीं किया होगा, और हमें लगता है कि आपके अलावा और कोई रियल हीरो नहीं हो सकता। सबका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तरफ से आप ही रियल हीरो हैं। थैंक यू सो मच सावित्री, थैंक यू। अभी मैं क्या बोलूं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ। और हम बस ये मंजर देख के खुश हैं सोनू जी। सर ये जो फीलिंग है, इसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आप विश्वास कीजिए, मैं हर रोज घर से झगड़ा करके निकलता हूँ। झगड़ा मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं जाना हूँ, मुझे जाने दो। सब बोलते हैं कि यार तू इतने भीड़ के अंदर बीच में रहता है, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म, बसेस, बिल्कुल। तो तू कैसे, मतलब आई मीन घर पे सब लोग हैं, मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेने से मैं बहुत सारी जिंदगियों का रिस्क कम कर सकता हूँ, तो मुझे वो रिस्क उठाना पड़ेगा। मैं रोज वादा करता हूँ कि कल नहीं जाऊंगा, रोज मैं वादा तोड़ता हूँ, रोज मैं हर रोज जाता हूँ, और अभी भी जाता रहूंगा। कल भी मेरी रात को खूब बात हुई, मैं क्या यार देखो, जब तक आखिरी इंसान अपने घर नहीं पहुंचा, मैं कोशिश करके जाता ही रहूंगा, और मैं पहुंचूंगा भी जरूर। तो मेरा वही सर मानना है कि ये फीलिंग सर मैं लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे ये करके पता चला है कि कितना अच्छा लगता है जब आप किसी की जिंदगी में कुछ खुशी ला सकते हैं, कुछ तब्दीली ला सकते हैं, कुछ उसकी जिंदगी क्या एक बोलते हैं ना कि उम्मीद की किरण बन सकते हैं। उससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। आप विश्वास कीजिए, मैं छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2,500 लोग करीबन बीच में कहीं भेजे थे, और मुझे 250-300 लोग कहीं रह गए थे। मैंने हर रास्ते में हर एक इंसान से बात कर रहा था कि ये 200-400 लोग भी कैसे पहुंचे। बसेस दोबारा भेजी रात को मिडनाइट 12:30-1 बजे। मैं कहीं रास्ते में उनको झांसी बॉर्डर पे अगर कहीं रोक लिया जाता था, तो मैं जो चौकी वाला था रात को 2:30-3 बजे उससे बात कर रहा हूँ
कि यार इसको बस को छोड़ निकल, मेरी बस है, ये बेचारे छोड़ भी देते सब। पूरे हिंदुस्तान की जो नेटवर्किंग सर हुई है छोटी छोटी चौकियों में, छोटे छोटे ऑफिसेज में, बड़े ऑफिसेज में, वो इतना कमाल था एक्सपीरियंस कि आप यूपी में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बस्ती हो, गोंडा हो, प्रतापगढ़ हो, लखनऊ, गोरखपुर, हर एक के एडीएम्स, डीएम्स, ये वो आज भी बेचारे मुझे रोज फोन करते हैं। मैं एक फोन करता हूँ, फटाफट परमिशन भेज के करते हैं कि उनको पता है कि मैं किसी जेन्युइन फंसे हुए लोगों को भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये फीलिंग शब्दों में बयान नहीं की जा सकती सर। वो सुरेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, वो मैं देख रहा हूँ उनका हाथ। बहुत बहुत खुश हो रहा हूँ। और सोनू, मेरा एक आग्रह यही है कि आप अपना ख्याल रखिए, आप बहुत बहुत कीमती हैं। और मेरा एक शूट है जो पोस्टपोन हो गया है, मैं बम्बई आऊँगा शायद, और मैं चाहूँगा बैठ करके बातचीत करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी सर प्लीज आप घर पे आइएगा, आई वेट फॉर यू सर। इसे भी घर ही मानिए, आप बातचीत कर सकते हैं। और खास तौर पे ये जो मैं कहना चाहता था वो तो मैं कह ही चुका करीबा से, ये असाधारण काम है, असाधारण। और ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सोनू आपसे कि बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा, बहुत नाम, बहुत पैसा कमाना, ये सब बहुत छोटा है। जो ये आपने जो काम किया उससे बहुत छोटा है। वो बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे तो आश्चर्यचकित हूँ मैं कि कैसे मैनेज कर पाए इतना लोगों से बातचीत करना, लोगों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग प्रांतों में, सब चीज़ें। खैर वो तो आपने किया है वो। और सबसे बड़ा ये लगता है कि आप अकेले ये सब कर पाए अपनी टीम के साथ। आपकी टीम भी बहुत बढ़िया। मैं सर एक छोटी सी सॉरी आपको सुरेंद्र जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। मैं बीच में कई एक टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी और कुछ लोगों ने मुझे इस पूरी बात को एक राजनीति का रूप देना शुरू किया। तो मैं बड़ा उस दिन व्यस्त था सर, मैं उस दिन भागा दौड़ी में लगा था, क्योंकि उस दिन भी 3-4 हज़ार लोग जाने वाले थे। तो मैं टीवी देख रहा था, तो मेरा बेटा बैठा हुआ था। तो उस समय किसी का एक बयान आया, एक नेताजी का बयान आया कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो है वो अकेला इतना काम कर ले, और अकेला एक आदमी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के, बिना वो कैसे इतने आदमियों को घर पे भेज सकता है। तो मेरा बेटा मेरे बाजू में बैठा हुआ था, उसने मुझे पलट के मेरी तरफ देखा, कहता है डैडी लेकिन आपने तो अकेले ही सबको भेजा है ना। और ये हंसने लग गया कि कहता है ये बोल रहे कि कैसे एक आदमी कर सकता है। और वो वैसा हुआ सर, वैसा किया गया। मतलब क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि मुझे लगता है कि दुआएं तो थी सबकी, आपकी सुरेंद्र जी, ऐसे बड़ों का आशीर्वाद था, सब लोगों का था, बट एक जुनून था कि इनको पहुंचाना है घर पे। भाई मैं एक बहुत किसी बड़े इंसान के साथ बैठा था, मैंने बोल रहा था कि अगर मुझे अगर मैं शायद बैठ के कुछ प्लानिंग करता है या कुछ ये कैसे ये प्रॉब्लम्स है प्रवासी लोगों की कैसे सॉल्व की जाए, अगर मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग करता तो बहुत सारे डाटास बनते, बहुत सारे प्लानिंग बनती, वो नहीं हो पाता। मुझे अगर आप 10 दिन दे दिए होते ना सर, मैं एक प्रवासी को सड़क पे चलने नहीं देता, मैंने जिस ढंग से भेजना शुरू किया था। पर अफसोस इस बात का था कि हमारे भाई लोग सड़कों पर आए, उन्हें तकलीफ भी हुई, बट खुशी इस बात की है कि मैं कुछ लोगों की तकलीफ कम कर पाया और वो लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच पाए। जी दीपक जी, ये सब ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है निश्चित रूप से। और ये इस तरह की बातें बहुत सारी होंगी, कंट्रोवर्सी होगी थोड़ी सी, आप लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उस पर आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आपने जो किया है वो अद्भुत है और आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जी दीपक जी कह रहे हैं कि आप सब लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हम भी डायरेक्ट बात करेंगे। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं आपके थ्रू ही बात करूंगा। कंट्रोवर्सी सर बिल्कुल बात है और फिर खत्म हो जाती है। सर एक बात होता, मैं बोल रहा हूँ सर, एक बात होता है भेज देना, एक बात होती है कि मैंने लोगों को भेज दिया, लेकिन मैंने वहां करीब से जाके देखा कि सर सिर्फ तुरंत सुनते हैं, खुद अपने हैंडल से रिप्लाई करते हैं, खुद कॉल करते हैं, खुद वहां पहुंचते हैं, बसों का इंतजाम करते हैं, सबका मेडिकल का इंतजाम देखते हैं, और इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि रात में ये खाना खाना है, ये सुबह खराब हो जाएगा, सुबह के लिए मैंने फल का पेटी रखवा दिया है, सुबह ये देना है, तुम इसको कर सकोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर सकूंगा, और ये आप आशीर्वाद दीजिए मैं कर सकूंगा। मैं करते हुए आया, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। एक बात होती है सर बस में भेज देना, एक बात होती है कि उनकी जरूरतों का हर एक चीज का इंतजाम करके तब उस बस में भेजना। तो ये बहुत
अप्रिशिएबल काम है और शायद कोई इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि आप वहां से चले लेकिन अपने घर तक पहुंच गए। आपको पानी का इंतजाम, रास्ते में पानी का इंतजाम, बोटल्स, मिनरल वाटर, ये ORS, सारा इंतजाम सर ने करके रखा था। जैसे अभी झांसी बॉर्डर की बात बोली, झांसी बॉर्डर पे हमारी भी बस रोकी गई रात को। मैं गया, मैंने बताया कि मैं तो वो सर वाली बस है, सोनू सूद सर की बस है। उन्होंने बोला अच्छा उनकी बस है क्या, आप कौन हो? मैंने कहा मैं तो इस बस का लीडर हूँ। बोले अच्छा आप ऐसा करो कि, मैंने कहा फोटो मैंने मेरी सर के साथ थी, मैंने उनको दिखाई। बोले हाँ हाँ ठीक है। उन्होंने एक लिस्ट मांगा, बोला मतलब एक पेपर दिया, बोला आप भर दो और आप जाओ। तो ये कोऑर्डिनेशन सर का था जो उन्होंने हर जगह किया। ट्विटर पे भी बहुत लोग करके डिलीट कर दिए। मेरे पे जैसे ही रिप्लाई आया बहुत सारे लोग कॉल करने लगे, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया वो ट्वीट। मैं उन लोगों को बताता रहा कि मेरे भाई मेरी मदद होगी तो जरूर आपकी होगी। और सर सबसे बड़ी बात है कि मेरे फोन नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों जो सही में फंसे हुए थे जरूरतमंद, उन लोगों ने कहा, कई लोगों ने कहा इसका कोई पैसा लगता है क्या? मैंने कहा सब सर की तरफ से फ्री है। सर का जो ट्वीट होता था मेरे प्रवासी मजदूर भाई, उनका टोल फ्री नंबर मैंने उन लोगों को शेयर किया, सारा मैंने फॉरवर्ड किया। हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों का, ये बहुत लोगों का सवाल था सोनू जी कि ये पैसा कहाँ से आया? सर देखिए, जब हमने शुरू किया, हम लोगों ने अपने लेवल पे शुरू किया, क्योंकि अगर पूछने जाते तो शायद कोई जुड़ता ही नहीं। फिर जब लोग जाने शुरू हुए, मेरे एक दोस्त है, वो कह रहा है यार मैं आधी बस मेरा भी आधी बस मैं स्पॉन्सर करना चाहूंगा, मैं डाल दूं। मैंने जैसे बताया कि मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है नीति गोयल, वो भी हम लोग खाना वाना देते, तो उसकी एक दोस्त ने फोन किया चलो हम लोग कर देते। तो मैंने नीति ने पूछा कि यार क्या करें, तो लोग जुड़ते चले गए। जो लोग जुड़ते गए सर, हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या है, कैसे भेजेंगे उनको। हमने बोला कि जितने लोग हैं आने दो, देखेंगे पैसा आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, कम पड़ेगा देख लेंगे। हमने लोगों का चेन रुकने नहीं दिया। हमने बोला कि यार जब लोग देखेंगे कि ये, आप विश्वास करें, मुझे इधर इतनी जगह से फोन आते थे कि यार हमें सिर्फ आप पे विश्वास है, आप बताएं कि हम लोग कैसे आपके साथ जुड़े। हम लोग सर इतने बड़े बड़े कंपनीज के लोग जो अच्छे हैं, वो बेचारे पानी उठा उठा के घूमते हैं हमारे साथ समोसे उठा के, टेपलास उठा के, फ्रूट की पेटियां उठा उठा के रखते हैं। दे आर मतलब उनका था कि हमें जुड़ना है आपकी टीम के अंदर। हम कैसे जुड़े, रात को 2-2 3-3 बजे तक हम बारिशों में हम लोग खड़े रहते हैं लोगों को पहुंचाने के लिए। तो वो एक जो जुनून था ना सर, अपने आप लोग जुड़ते रहे कि यार मैं साथ में जुड़ जाऊं, कहीं मैं कुछ अच्छा कर जाऊं इनके साथ। तो वो जो फीलिंग थी, उसी ने हम लोगों को आज तक एक्टिव रखा हुआ सर। तो ये सब लोग तो आपको भूल नहीं पाएंगे। आपने एक दो लोग वो भी बताए जिनको आप भूल नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ स्ट्रगल के दिन याद आते हैं, स्टूडेंट लाइफ से स्ट्रगल पे आते हैं। आपकी सावित्री हमारे साथ हैं, वो अपनी स्ट्रगलर हैं, जैसे बता रही हैं अपनी कहानी। तो सावित्री को क्या बताना चाहेंगे? स्ट्रगल, आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद 99-2000 से तो फिर आप एस्टेब्लिश हो ही गए थे, बीच में 3-4 साल कैसे रहे? सर एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। मैं कहता हूँ कि ये लाइन ऐसी है ना सर, आप जितना भी काम कर लें, आपको एक और अगले मुकाम का टारगेट सेट हो जाता है, आप वो अचीव करते हैं, फिर अगला सेट हो जाता है। तो स्ट्रगल तो खत्म नहीं होएगी, बस सिर्फ जो स्ट्रगल के आपके स्तर हैं वो बदलते रहेंगे। पहले आप 4 लोगों के साथ शेयर करते थे, फिर 2 लोगों के साथ शेयर करेंगे, फिर अकेले रहेंगे, फिर आप भाड़े पे जाएंगे, 1 बेडरूम में जाएंगे, 2 बेडरूम में जाएंगे, फिर आपको गाड़ी छोटी रहेगी, फिर उससे बड़ी गाड़ी होगी। तो ये तो खत्म नहीं होगा, ये तो पक्का है। लेकिन जो आपके सपने हैं वो बड़े होने शुरू होते हैं। आपकी जो सोच है वो आपको और मजबूत। अभी इस वक्त सबसे बड़ा सपना क्या है आपका, अब इस काल के बाद? सर अभी तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को बहुत परेशानी है सर, मैंने देखी, मेरे पास सिर्फ तकलीफों के ही फोन आते हैं, लोगों के मेल्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ। कई बार मेरे अभी भी बिल्डिंग के नीचे बड़े लोग खड़े होते हैं कि अस्पताल में फंसा हुआ है, किसी की कोई ट्रीटमेंट चालू है। तो मैंने दुख सर बहुत सुना है इस पिछले 2 महीने में। मुझे लगता है कि ये दुख खत्म हो जाए जल्दी। लोगों को बड़ी तकलीफ है, हर एक स्तर का इंसान, जो मीडियम क्लास वाला, उसको भाड़ा देना मुश्किल है, उसको पता नहीं कहाँ से खाना खिलाना है। तो ये टाइम सही हो जाए। लोगों को मजबूत रहना बड़ा जरूरी, बड़ा आसान है सर कहना मजबूत रहना जरूरी, लेकिन रहना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया इससे गुजर रही है। और अगर ये सब ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है एक नई जनरेशन आएगी सर, एक नया इंसान आएगा, हर बदला हुआ इंसान आएगा। क्योंकि हर किसी ने दुख देखा है, हर किसी ने देखा है कि दुख में इसने मेरा साथ दिया, इसने मेरा साथ नहीं दिया हुआ। तो जो आप दुनिया देखेंगे जब हर चीज नॉर्मल होगी, वो बेहतर होगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक आप उस स्ट्रगल के ग्राइंड से नहीं गुजरते, तब तक आप
एक बेहतर इंसान नहीं बनते। जब मैं मुंबई में आया था, मेरे मदर फादर ने बोला कि तू एक फ्लैट खरीद, तेरे को क्या जरूरत है स्ट्रगल करने की, तू इकलौता लड़का है, इंजीनियर है, क्या जरूरत है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे स्ट्रगल करने दो। मैं पेइंग गेस्ट रहता था, बड़े सारे लोगों के साथ जमीन पे हम लोग सोते, सब कुछ करता था। वो स्ट्रगल ने जो मुझे सिखाया और जो आज बनाया, जिसके कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ये जो कोरोना का काल है, जो 4-5 महीने 6 महीने लोगों ने देखे हैं, 3-4 महीने, ये उसने हर किसी को बदल दिया सर। आप हर एक ये इंसान बदला हुआ बाहर जी, निकलेगा। ये जो स्ट्रगल की आपने बात की, अभी हाल के दिनों में जो चल रहा है कि भाई बाहर से जो आता है, आउटसाइडर जो होता है, उसको मुंबई एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके साथ मुंबई बहुत क्रूर है और बहुत जालिम है, वो आपने भी देखा? सर बिल्कुल है। मैं कहता हूँ, देखिए क्यों ना हो, क्योंकि इतने लोग आते हैं। एक इंसान जिसके पास काम है देने के लिए, उसके पास हजारों की गिनती में रोज आते हैं। हर किसी को नहीं लगता, हर एक इंसान को लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरे से बेहतर कोई एक्टर नहीं है, मेरे से बेहतर कोई कलाकार नहीं है। और जब उसे रिजेक्शन मिलती है तो उसे लगता है कि यार ये मेरे लायक नहीं है, ये डायरेक्टर मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरा जो टैलेंट है उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मैं, देखिए मेरे फादर का कपड़े का शोरूम है पंजाब में, मैंने वहां पर भी बैठ के देखा, समय बिताया है। मैं इंजीनियर भी बन चुका हूँ, मैं मॉडलिंग भी कर चुका हूँ, मैं एज एन एक्टर भी किया। ये सबसे मुश्किल फील्ड है, यहाँ पर आदमी हर रोज टूटता है। और अगर आप मजबूत नहीं हैं टूटने के लिए, तो आप हर रोज टूटेंगे। आप कितना भी एस्टैब्लिश हो जाए, कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन आप टूटेंगे जरूर। तो आपके अंदर वो मजबूत बोलते हैं ना, इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप टूटे ना, क्योंकि जितने आप बड़े होते जाएंगे और टूटने की उतनी ही ज्यादा जोर से आवाज आएगी। ये पिछले रविवार को जो हमने बुरी खबर सुनी, आप क्योंकि ये आउटसाइडर और इनसाइडर वाली बात जो है, ये आपको लगता है कि ये अब इसका कुछ चैप्टर पलटेगा? सर कुछ नहीं पलटेगा, वैसे ही रहेगा। मैं जो जिसकी पहचान है, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको एक फोन करूंगा, सर मेरा एक काम है, यार मेरा कोई बेटा, मेरा कोई दोस्त मिलना चाहता है, उसे जरा स्टूडियो घुमा दीजिए, आप फटाफट घुमा देंगे। जो जिसकी पहचान नहीं है, वो सड़क पे, वो गेट पे खड़ा शायद वॉचमैन को 50 रुपए देने की कोशिश करेगा कि मैं अंदर से स्टूडियो घूम जाऊं। जिसकी जो पहचान है, उसका फायदा हमेशा हर इंसान उठाएगा। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके लिए शायद आसान होगा स्टूडियो में घुसना। मैं फिल्म सिटी में पहली दफा गया था तो मैं 300-400 रुपए किसी को रिश्वत दिया था, वॉचमैन को जो बाहर गेट पे खड़ा हुआ, तो मेरी फिल्म सिटी में एंट्री हुई थी। अभी मैं जाता हूँ तो सब सलाम मारते हैं। तो ये तो कभी बंद नहीं होगा। जिसकी जो पहचान है उसका वो फायदा जरूर उठाएगा, जिसकी पहचान नहीं है वो उसका धोखा जरूर खाएगा। तो आप तैयार होके आए कि आप इतने मजबूत हैं कि आप इस सिस्टम को झेल पाए, और अगर आप झेल पाएंगे तो आप टिकेंगे, नहीं झेल पाएंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे। तो जब आपने सुशांत की खबर सुनी तो आपके मन में क्या चला? सर मुझे दुख हुआ, मुझे लगा कि एक इंसान जो इतनी मेहनत करके ऊपर आया, इतनी मेहनत करके इतना मुकाम हासिल किया, अचानक एक ऐसा थॉट, एक ऐसा कदम उठाया कि सब कुछ जीरो हो गया। सब कुछ लगा कि यार मेरे साथ वो जिम में वर्कआउट भी करते थे सुशांत, मैं उसको बहुत समय जानता हूँ, जब वो टेलीविजन में था। तो एक जो जर्नी थी आपके एक परिवार के साथ, आपकी एज एन एक्टर, आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज ए ह्यूमन बीइंग, वो जर्नी का जो अंत है वो इतना खराब नहीं होना चाहिए था। वो एक कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होना चाहिए था लोगों को। बड़े लोगों के दिल टूट गए होंगे, बड़े माओं के दिल टूट गए होंगे कि यार हम बच्चे को भेजे ना भेजे मुंबई में, वो कहीं ये दोबारा एपिसोड वापस तो नहीं हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं मुझे लगता है कि एक फादर जो इतना दूर बैठे थे बिहार के अंदर, उनको अपने बेटे की ये खबर सुन के यहाँ पर आना पड़ा। अस्थियां बहाते हुए मैंने उनके विजुअल देखे, उससे बड़ा बुरा काम मुझे लगता है कि न्यूज नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारे लोगों का विश्वास टूटेगा भी, और हमें टूटने नहीं देना है। मैं यही बोलता हूँ कि हमें एक इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल जिंदगी का मत बनाएं कि उनके साथ ऐसा हो, हमारे साथ भी ऐसा होगा। हमें वो एग्जाम्पल बनाने हैं कि नहीं, बहुत अगर लाखों लोग आए, करोड़ों लोग इस मुंबई शहर में इन 50 सालों में आए सिनेमा के इतिहास में, तो शायद एक अगर या दो खबरें ऐसी बुरी आई हैं, लेकिन हजारों अच्छी भी हैं। तो इसको पॉजिटिव लेके आना पड़े ताकि लोग दिल ना अपना छोड़ें और एग्जाम्पल बने तो सोनू सूद जैसे बने। पता नहीं सर, मेरे जैसे तो नहीं, पर मैं यही कहूंगा, मैं थोड़ा मजबूर जरूर था सर। आई डोंट नो कि मैंने जब आया था तो मुझे कई लोग बोलते थे कि आपको लगता है आप कर लोगे, तो मुझे इतना पता था कि मैं बनूंगा, मैं कर जाऊंगा, मैं टिका रहूंगा। मैं कितनी भी मुश्किलें आई मेरे पास, बड़ी फिल्में करने के बाद भी मैंने 2-2 साल कोई फिल्में नहीं साइन की, पर मुझे पता था कि मैं टिका रहना है। और मैं शायद दुआएं भी थी सर मेरे साथ, माता पिता की दुआएं थी, परिवार वालों का साथ था, इसके कारण भी टिका रहा। और अब आखिरी सवाल मेरा,
सोनू सूद, सावित्री को, दीपक को, सुरेंद्र जी को और इतने हजारों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको दीपक, सावित्री, सुरेंद्र जी, सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप और बहुत सारे लोग जो विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में मैं जिनको भेज पाया, अगर वो मुझसे सुन पा रहे हैं, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ और हमेशा उन लोगों के लिए भी खड़ा हूँ जो जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया या जिन्होंने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। बट सपने जो हैं वो तभी पूरे होते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, और दुआओं से बड़ी कोई चीज़ नहीं जिंदगी में अचीव करने के लिए। और हमेशा आप याद रखें कि मुझे पता नहीं दूसरों का, लेकिन सोनू आपके लिए हमेशा एक फ़ोन कॉल अवे है। आप कभी भी, आधी रात को भी, कभी भी ज़िंदगी में मुझे फ़ोन मारेंगे, कोई भी तकलीफ़ होगी, भगवान करे ना आपको कोई तकलीफ़ आए, पर कभी भी होगी तो आपको वो घंटी जो है वो उठेगा ज़रूर। फ़ोन नहीं उठेगा तो वापस फ़ोन ज़रूर आएगा। एंड आई एम ऑलवेज अ फ़ोन कॉल अवे फॉर यू गाइस। वो चेहरे सावित्री के, दीपक के और सुरेंद्र जी के बता रहे हैं, और हजारों चेहरे बता रहे हैं। आपने कहा कि दुआएं सबसे बड़ी अचीवमेंट होती हैं, तो वो अचीवमेंट तो आपने बहुत पाली है सोनू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, न सिर्फ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बस इस सब जो कुछ आप भी आपने किया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी, सावित्री जी आपका भी, दीपक जी। सोनू सूद हमारे साथ थे। आप देख रहे हैं संयोग अधिवेशन न्यूज़ 18 इंडिया पर।